नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये जो क्लास होगी, ये क्लास आपके यूपीपीसीएस और आरओ का जो आपका यूपी का एग्जाम होने वाला है। और आप देखेंगे बीपीएससी का भी आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और ये सारे एग्जाम आपके आगे कंटिन्यू होने वाले हैं। तो इन सभी के लिए आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सीरियल वाइज क्लास हम करेंगे। मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जैसे पॉलिटी में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग कम से कम 1500 प्रश्न करेंगे और ये सभी इनकी व्याख्या भी साथ साथ में करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की ये क्लास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और ये पूरी क्लास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर और उनके जो व्याख्या है उनकी व्याख्या के आधार पर हम लोग करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। और अब देखेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है जिसमें यूपीपीसीएस प्री जीएस 2014 में पूछा गया, 2011, 2008, 11 और 12 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। फिर यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर सेकंड में 2013 में पूछा गया। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आपके लिए लेकर के आए हैं और उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा ये क्लास के बाद। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं हैं तथा 10 अनुसूचियां दी गई हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई और जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। मतलब ये वैकल्पिक था, अनिवार्य बाध्यता नहीं थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुआ और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था भी की गई थी और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की जो संख्या है इसमें वृद्धि की गई। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, देखिएगा। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्मा को भारत से किस शासन अधिनियम के तहत अलग किया गया था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसी के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक संघीय न्यायालय 1937 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना होती है, याद रखेंगे। और शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों में इसी में शक्तियों का विभाजन किया गया और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां थी ये गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ये सभी विस्तार से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस आरओआरओ, मैं बता दूं आपको पहले ही, यूपीपीसीएस आरओआरओ और जितने भी स्टेट एग्जाम हैं, स्टेट्स एग्जाम के ये क्वेश्चन होंगे, याद रखेंगे। जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं उन सभी के क्वेश्चन ये होने वाले हैं। निम्न में से किसने एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिए यह कथन कहा था जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के नाम से जाना गया। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्टिन जो थे विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे और ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित रहती है। उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि या ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते,
और जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। याद रखेंगे, सहकारी संघवाद की संज्ञा इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। जो भारत सरकार अधिनियम है ये किस पर आधारित था बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, बताना है आप। इसका क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मॉन्टेगो कौन थे, तो मॉन्टेगो थे इंग्लैंड में भारत के वित्त सचिव थे, भारत के सचिव थे इंग्लैंड में मॉन्टेगो। और चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ मॉन्टेगो भारत सचिव थे और जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। जो संविधान सभा है इसके प्रथम सत्र की बात करेंगे तो यह 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यह इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। याद रखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत जो है 1773 में ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, मतलब बंगाल का जो जनरल था, एक तरह से आप याद रखेंगे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बनाया गया था। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और 1833 का जो अधिनियम है इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के तहत बने थे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ध्यान से देखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत जो है बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन बने थे, इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। याद रखेंगे एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करना एकदम सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति इसी में लाया गया था, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान स्थान दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया था, याद रखेंगे। और केंद्रीय, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। जो केंद्रीय विधान परिषद थे इसमें 144 टोटल 144 सदस्य थे, जिनमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। 104 सदस्य इसमें निर्वाचित होते थे और बाकी 40 का क्या होता था, यहाँ पे मनोनीत होते थे। बाकी 40 सदस्य की बात करेंगे तो 40 सदस्य यहाँ पे मनोनीत किए जाते थे, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त किया, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे निर्वाचित सदस्य हैं और यहाँ केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की टोटल संख्या थी वो 104 थी, जिसमें 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे अगर विधान परिषद की बात करेंगे, विधानमंडल, यहाँ पे अगर विधानमंडल की हम बात करते हैं तो विधानमंडल में टोटल इसमें विधानमंडल की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 60 सदस्य थे, याद रखेंगे। टोटल विधानसभा में 60 सदस्य थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम
1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1858 का भारत सरकार अधिनियम? बताइएगा इसमें क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के प्रावधान किया गया था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकती थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है बुट्स का डिस्पैच नहीं, यहाँ पे याद रखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें पहली बार 1 लाख रुपए वार्षिक बजट का प्रावधान किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी, बताना है। याद रखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की स्थापना होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कानून निर्माण के लिए विधि सदस्य की यहाँ पे स्थापना होती है। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य लॉ मेंबर लॉर्ड मैकाले था। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी की गई थी? याद रखेंगे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो विधि आयोग के अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड मैकाले। आपको याद रखना है, लॉर्ड मैकाले पहले अध्यक्ष थे। और स्वतंत्र भारत की बात करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि अध्यक्ष थे, विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं MC सीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य हैं इनको किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? तो याद रखेंगे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत इसको अलग किया गया था। ठीक है, कल इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखेंगे नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1784 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगा ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया और साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक कार्य राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। तो याद रखेंगे उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। यहाँ पे 1861 का जो अधिनियम था इसकी प्रमुख विशेषता थी गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1861 में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और इस अधिनियम के मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। तीसरा पॉइंट है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। और इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में होती है। तो याद रखेंगे जो आपका 1861 भारत शासन अधिनियम आपका 1861 है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी के तहत हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1862, 66 और 97 में, याद रखिएगा। और इसी के तहत ही आपको 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इस हाई कोर्ट की स्थापना की गई और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा 1858। महारानी की घोषणा 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा एक बार। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है और इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान भी थे। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया और इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। फिर आपको भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और यह एक सलाहकार समिति थी जिसका इस परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? याद रखिए 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? यह आपको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो प्रणाली है इसका आरंभ किया गया था 1909 में। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत के लिए उच्च आयुक्त के पद का सृजन कब किया गया था? तो याद रखिए यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए गए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान भी थे। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत और इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया गया और वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया था और इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 ने और इसी के अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और यह आयोग 1928 में भारत आया और इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। हम आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या जो भी आप पूछना चाहेंगे सभी कमेंट्स के आंसर जरूर देंगे। सभी लोग पूछ सकते हैं अपने अपने सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। भारत प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ये दोनों सही है। 1919 का जो अधिनियम था इसकी प्रस्तावना में ये दोनों बातें कही गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1919 के अधिनियम, ये देखिए यूपीपीएससी प्री पॉलिटिकल साइंस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शनल में, याद रखेंगे ऑप्शनल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। और दोस्तों अगर आप यूपीपीसीएस, आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू ये क्लास कीजिएगा क्योंकि ये सभी क्लास यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। और अगर आप ये व्याख्या देखे रहेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन सेम पूछा जाता है लेकिन उसका जो पूछने का तरीका है बदला हुआ है तब भी आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यस, एकदम सही है, यही एकदम सही है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रस्तुत दिया, ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार, इनसे कोई मतलब नहीं था। मूल अधिकारों के बारे में 1928 में आपका समर्थन किया गया था भारतीय संविधान में। तो याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट जब दी गई थी उसमें मूल अधिकारों को सर्वप्रथम शामिल किया गया और उसी में समर्थन किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे और सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ये तो नहीं है, ये इसमें लिखित अवयव नहीं है, ये सही, याद रखेंगे, ये तो सही है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में सही होगा। विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि सही है, यस ये तो है। फिर एक संघ की योजना पर विचार, यस ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समावेशित किया जाना, ये भी सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें नहीं है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। देश को एक लिखित संविधान देने का जो विचार है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में दिया गया था, ना कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ के द्वारा परिकल्पना की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे और विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इसी अधिनियम की विशेषता से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। JL नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि 1935 को जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है यह दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जनवरी 1947 में, याद रखेंगे। यह जुलाई 1947 में आया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात ही उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है 22। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, बताएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखेंगे, इसका अंतरिम सरकार का गठन यह आपका हुआ था सितंबर 1946 में, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था नेहरू जी के नेतृत्व में। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है आपको, ठीक है। इसे भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, तो इसकी बात करेंगे, यह हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो। इसमें कौन थे? भारत परिषद अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम की बात करेंगे तो इस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। 1909 में लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया गया था, तो एक बी का 4 हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लखनऊ समझौता 1916 में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं, कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता है 1916 में होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं आपके अंबिका चरण मजमूदार। और भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करेंगे तो इसमें द्विशासन पद्धति को शुरू किया गया। द्विशासन पद्धति से तात्पर्य है विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और केंद्रीय विधान परिषद, इन दोनों को इसमें शुरू किया गया था। राज्य विधानमंडल में 60 सदस्य थे, जिसमें से आपके 36 सदस्यों को
चुनाव होता था निर्वाचन पद्धति के आधार पर और 24 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते थे। और केंद्रीय विधान परिषद की बात करेंगे, यहाँ पे जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें 144 सदस्य थे, जिसमें 104 सदस्यों का निर्वाचन होता था और बाकी के 40 सदस्य यहाँ पे मनोनीत होते थे, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा A3B4 इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। और लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना की बात करेंगे, ये किसका आधार बनी थी बताइएगा। माउंटबेटन योजना ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान को। याद रखिए देश का विभाजन, माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, देश के विभाजन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अधिनियम और सूची 2 में है प्रमुख प्रावधान। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 का संबंध किससे है बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। जो हमने अभी पढ़े हैं उनके बारे में सरलता से इसे करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम, तो ये हो जाएगा आपका व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में दिया गया था, तो A का 3 हो जाएगा। व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करेंगे तो यह आया था, इसमें प्रांतीय जो व्यवस्थाएं हैं, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत, इसका राइट आंसर हो जाएगा B का 4 हो जाएगा, B का 4, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करेंगे तो इसमें द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका स्थापित हुई थी, अभी बताया था आपको जस्ट। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ था, तो D का 2 हो जाएगा, D का 2 यहाँ पे इसमें है और A, B और D में D का 2 है, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B ऑप्शन, A का 3, B का 4, C1, D4, ठीक है, D2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, क्या यह सही है बताइएगा, क्या ये सही है? यस, ये कथन सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, मतलब गृहीत मतलब ग्रहण किया हुआ संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ये गलत हो जाएगा। एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए A और R दोनों शर्त हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है, B ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान के मूल जो स्रोत हैं, मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत रूस के संविधान प्रमुख हैं और इसके कारण इसको गृहीत संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए लागू नहीं हुआ था क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे। निर्धारित संख्या में जो देशी राज्य थे वो संघ में शामिल नहीं हुए थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान सभा देने का जो प्रस्ताव है यह किस संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया?
22 जनवरी 1947 को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उपदेश प्रस्ताव में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है या समाजवाद से बंधा हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक समाज है और समाज से बंधा हुआ है। सभी कथन सही है, सभी चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। आपको यूपीपीएससी जीआईसी 2008 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? भारत की जो संविधान सभा थी इसके परामर्शदाता के रूप में किसको जाना जाता है, बताइएगा। भारत की परामर्शदाता मतलब सलाहकारी समिति के कौन थे सदस्य? तो ये थे आपके डॉक्टर BN राव, सर बेनीगल राव इनका नाम था। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री BN राव थे और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर सभी लोग बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आंसर करेंगे और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तक आज हम लोग 30 नंबर तक कंप्लीट कर लिए और 31 नंबर से कल स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर होंगे, डॉक्टर KN काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यूपीपीएससी 1998-2000 में पूछा गया प्रश्न है। सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों सभी लोग हमसे जुड़ जाइए पॉलिटी की क्लास के लिए। अगर आप पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ करके तो आपको इस चैनल पर और इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस चैनल से जुड़ करके अपने पॉलिटी की समझ को और बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। और दोस्तों आज से ही हम लोग लुसेंट जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप लुसेंट पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ और वो भी लेटेस्ट लुसेंट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। और इससे जो है ये आपका 2024 का एडिशन है, 17वां एडिशन है 2024 का और इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग साथी जितने भी हमारे साथ लुसेंट पढ़ना चाहते हैं वो लुसेंट की क्लास हमारी पॉलिटी की होगी। तो पॉलिटी ही हम लोग उसमें शुरू करेंगे और पहला ही चैप्टर होगा उसमें भारत का संवैधानिक विकास के बारे में सारे अधिनियम सारे एक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो वो सब आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।